क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बजट है ना। पढ़ेंगे तो। दो मिनट रुकते हैं ना, सबको ज्वाइन होने दो। चलो ठीक है, बाकी लोग आते रहेंगे, अपने अपना शुरू करते हैं ना। हम लोग पढ़ रहे गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, जिसमें हम लोग शुरू किए थे, एक क्लास लिए थे। उसके बाद हम लोग लेने वाले थे क्लास, लेकिन इंडिपेंडेंस डे आ गया, फिर राखी आ गया, है ना। संडे टू संडे करेंगे सोचे थे, लेकिन हो नहीं पाया। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पहले आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं हम लोग जो भी पढ़े थे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, है ना। बजट क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, बजट क्या होता है? हिंदी में समझाओ अपने, तुमको जो पता है वो बताओ, चलेगा। क्या होता है बजट? नहीं पता बजट क्या होता है? क्या होता है बजट? एक मोबाइल खरीदना है तो क्या करना पड़ता है? पहले बजट बनाना पड़ता है। क्या होता है बजट, उसी हिसाब से बताओ। खर्चे का डिटेल रहता है ना। हम कितना खर्चा करना है, कोई भी चीज हो, चाहे वो हम लोग एक छोटा सा सामान क्यों ना खरीदें, या फिर हम लोग एक बड़ा से बड़ा काम क्यों ना करें, हमको एक बजट बनाना पड़ता है ना। जिसमें हम लोग डिटेल में लिखते हैं पैसा कहां से आएगा, और पैसा कौन से प्रोडक्ट में कितना कितना हमको खर्च करना होगा, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं बजट। अब बजट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एक्शन फॉर अ गिवन फिजिकल ईयर। एक साल में जो गवर्नमेंट को जो करना होता है ना, गवर्नमेंट 5 साल का, वो अपना हर एक एक साल करके बजट बनाता है, ठीक है। बजट कब आता है या कब से लागू होता है? 1 अप्रैल से टू 31 मार्च। प्रेजेंट बजट बनाता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर बजट को बनाते हैं ना। जो भी करेंटली फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो बजट को बनाएंगे, और वो क्या करेंगे, उसको एप्लीकेबल करेंगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर का फिर एक नया बजट आएगा, ठीक है। तो बजट में क्या क्या होता है, दो साइड होता है बजट का, एक तो रिसीट साइड और दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। रिसीट साइड में रहता है हमारे पास पैसा कहां कहां से आएगा। तो गवर्नमेंट के पास कहां कहां से आता है पैसा? टैक्स एक रेवेन्यू है, और क्या तरीका? गवर्नमेंट के पास और कोई तरीका है पैसा लाने का? फंड कहां से लाएगा? फंड वही तो पूछ रहा हूं। डोनेशन देते हैं, चलो ठीक है, डोनेशन एक बार, और चालान काटते हैं, फाइन्स, ठीक है, चलो फाइन्स। और क्या तरीका है गवर्नमेंट के पास पैसा लाने का? क्या करेंसी प्रिंट करवाना तरीका है? नहीं है, है तरीका, है ना। और क्या तरीका है? लोन लाना, गवर्नमेंट लोन भी ला सकता है। गवर्नमेंट अपने एसेट को सेल भी कर सकता है ना। गवर्नमेंट के पास जो इतना प्रॉपर्टी है, इतना सारा जमीन है, इतने सारे फैक्ट्रीज हैं, इतने सारे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, इतना सारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको बेच भी सकता है गवर्नमेंट, है ना। ठीक है, जिसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो आएगा, सब टॉपिक के अंदर है, ठीक है। तो वो भी एक तरीका है। तो पैसा लाने का गवर्नमेंट के पास बहुत सारा तरीका है, ठीक है। और पैसा को खर्च करने का तो जानते हो कितना तरीका है ना। मल्टीपल तरीका है पैसे को खर्च करने का। तो हमारा बजट में दो साइड होता है, एक रिसीट साइड, दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। रिसीट साइड में हम लोग लिखते हैं कि हम लोग कौन कौन से सोर्स से कितना कितना रुपए लाएंगे, और एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग लिखते हैं कि कौन कौन से जगह में हम लोग कितना कितना रुपए को खर्च करेंगे, ठीक है। ये पूरा डिटेल होता है बजट के अंदर में। ऐसा नहीं अपने जैसा बजट की एक पेज का बना दिया, इधर कितना आएगा कितना जाएगा कितना शॉर्टेज। बजट हजारों पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें पूरा डिटेल में लिखा जाता है कहां से कितना कितना रुपए आएगा, कितना टैक्स का रेट होगा, क्या हो, पूरा मतलब पूरा कंप्लीट डिटेल में उसको लिखा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बजट, ठीक है। अब
गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट, पूरा डिटेल में आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है, अब बताओ क्या ये एक्चुअल वैल्यू होगा या एस्टिमेटेड वैल्यू होगा? बजट हम हमेशा एस्टिमेटेड बनाते हैं, है ना, तो बजट क्या होता है, हमेशा एस्टिमेटेड वैल्यूज से बनता है, ये कभी भी एक्चुअल फिगर से नहीं बनता। ठीक है, हमेशा एस्टिमेटेड फिगर से बनता है कि एस्टिमेटेड कितना कलेक्शन होगा, एस्टिमेटेड कितना हमारा खर्च होगा। ठीक है, अब देखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ताकि एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए, उसी हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स, लेकिन हमको जो बजट पढ़ना है उसका नाम है यूनियन बजट। ये कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, उसके बाद एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट ऑन सच डे एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट। अभी प्रेजेंटली कब प्रेजेंट होता है? वो करंट में डेट है 1 Feb को। ठीक है, 1 फरवरी हर साल को क्या होता है बजट, पहले ये होता था 1 मार्च को, फिर इसको किया गया 28 फरवरी, फिर इसको अभी कर दिया गया है 1 Feb। ठीक है, पहले 2 बजट होता था, एक रेलवे बजट अलग से आता था और दूसरा हमारा नॉर्मल यूनियन बजट जो है वो अलग से आता था। ठीक है, अब क्या कर दिया गवर्नमेंट, दोनों एक ही साथ एक ही डे में उसको अनाउंस कर देता है। पहले गैप होता था दोनों के बीच में, एक पहले यूनियन बजट होता था फिर बाद में रेलवे होता था, या पहले रेलवे होता था बाद में यूनियन होता था, दो अलग अलग होता था। ठीक है, अब क्या कर दिया गवर्नमेंट, उसको मर्ज कर दिया है और एक ही डे में पहले रेलवे बजट फिर यूनियन बजट डायरेक्टली अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, एक साथ। उसके बाद इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट इज इंप्लीमेंटेड। क्यों ये अप्रूवल का नीड क्यों है? क्यों अप्रूवल का नीड क्यों है? मनमानी ना कर दे, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर अपना मनमानी ना कर दे। फाइनेंस मिनिस्टर को बोला गया बजट बना, तुमको मान लो बोला गया क्लास का बजट बनाओ, तुम अपने मन से लिख दिए कि हम ये सामान पे इतना खर्च करेंगे और बाकी सभी किसी चीज को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिए, तो ये तो बाकी लोगों के लिए गलत होगा, है ना। तो इसीलिए तुम जब बजट बनाओगे उसको 1 Feb को प्रेजेंट तो करेंगे, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन से पहले वो पार्लियामेंट में अप्रूव होना चाहिए। मतलब तुम मेरे पास लेके आओगे, मैं सबसे पूछूंगा ठीक है या नहीं है, सबको वोटिंग करेंगे, सबका अप्रूवल आया तो वो इंप्लीमेंट होगा। अगर सबका अप्रूवल नहीं आया तो जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होगा उसको चेंजेस किया जाएगा और फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जिसमें है टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? बजट का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? एसेट को रीएलोकेट करना। ठीक है, क्या होता है रीएलोकेशन ऑफ एसेट? कुछ याद नहीं? चलो फिर थोड़ा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। Through the budgetary policy, government aims to reallocate resources in accordance with economic profit maximization और social public welfare priorities of the country। इसमें दो डिसीजंस होता है। सबसे पहला टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज, कितने का टैक्स कंसेशन दिया जाएगा, कितना सब्सिडीज दिया जाएगा कौन से प्रोडक्ट पे। जिसमें टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन सब्सिडीज एक्सेट्रा टू द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है, टैक्स सब्सिडी दे सकता है और टैक्स कंसेशन दे सकता है और सब्सिडीज गवर्नमेंट दे सकता है ना। उसके बाद फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन ऑफ गुड्स लाइक लिकर सिगरेट एक्सेट्रा थ्रू हेवी टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या करता है, ये सारे प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। क्यों? क्यों? कमाई तो है सबसे ज्यादा। ठीक है, बैन नहीं कर सकते इसको, तो इसीलिए इसको डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, हाई टैक्सेस इस पे लगा देता है। एंड एनकरेज यूज ऑफ खादी प्रोडक्ट्स बाय गिविंग सब्सिडीज। देखना कपड़े में और खादी का जो प्रोडक्ट होता है, हैंडमेड प्रोडक्ट, उस पर कोई टैक्स ही नहीं होता, जीएसटी होता ही नहीं, जीरो है जीएसटी, है ना। और बाकी वहीं पे अगर तुम देखोगे लिकर पे सिगरेट पे तो 400% का टैक्स है। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी पे 400% है, किसी पे 300 है, किसी पे 275 है, किसी में 250 है। मतलब ऐसा नहीं कि 5-10% है, डायरेक्ट 300% टैक्स। 5 रुपए का आइटम डायरेक्ट 20 पे बिकेगा। ठीक है, 15 कहां जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स लेता है ये सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स के ऊपर में। नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, देयर आर मेनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत सारे क्या है नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे पानी सप्लाई करना, वाटर सप्लाई, कितना हेवी इन्वेस्टमेंट है सोचो तो।
पूरा हर एरिया में बड़ा बड़ा पंप लगाना, बड़ा बड़ा पाइप के थ्रू घर घर तक पानी पहुंचाना। और पानी का कितना रुपए देते हो तुम लोग? 100 रुपए मुश्किल से महीने का, है ना। क्या उसमें कंपनी कभी भी प्रॉफिट में आ सकता है? कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकता। इसलिए ये सारे काम जो है नॉन प्रॉफिटेबल हेवी इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस किसको करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगा तो उसको कोई प्राइवेट तो करेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये सारे काम करना पड़ता है। Economic which are not undertaken by private sector like water supply, sanitation, etc. Such activity are necessarily undertaken by the government in public interest and to create social welfare. कचरा उठाने का काम क्या कोई प्राइवेट एंटरप्राइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसा कोई तुमको कचरा का पैसा मांगेगा, कोई उठाने का नाम का तो कोई देगा पैसा? तुम बोलेगा मैं तो साइड में कहीं भी फेंक दूंगा, है ना। तो उसको किसको करना पड़ेगा? म्युनिसिपैलिटी को करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है। लोग क्या करेंगे? कचरा फेंकने के नाम का पैसा देंगे? तुम्हारे घर डेली एक आदमी गाड़ी लेके आएगा कचरा उठाने का, तुमसे महीने का 1000 रुपए मांगेगा, तुम दोगे? तुम क्या बोलोगे? मैं खुद साइड में कहीं भी फेंक दूंगा। क्या साइड में कहीं भी फेंक देना सॉल्यूशन है? नहीं है। साफ सफाई नहीं रहेगा तो वो काम किसको करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का बहुत सारा काम है जो गवर्नमेंट को मैंडेटरीली करना पड़ता है। वो किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज को नहीं दे सकता ये सब काम, है ना। तो वो सारे काम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। उसके बाद रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और बजट का ऑब्जेक्टिव होता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को रिड्यूस करना। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ मतलब जो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, इसको रिड्यूस करना। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करता है गवर्नमेंट? सब्सिडी देता है, खाना सस्ते में देता है, फ्री में देता है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट। और रिच के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाता है, 30% सरचार्ज ये वो मिला के 40-50% का टैक्स लगा देता है, ठीक है। तो वही है कि जो रिच है वो लोग से टैक्स लेके जो पुअर हैं वो लोग को पैसा गवर्नमेंट देता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज एंड फ्री में जो भी सामान वामान देता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? राहुल क्या होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? गवर्नमेंट स्टेबल रहेगा। गवर्नमेंट तो मोदी सरकार तो स्टेबल ही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी नहीं बोला, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और क्या चीज फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है? इन्फ्लेशन, जो प्राइस फ्लक्चुएट होता है ना। अचानक से मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 था, 300 में पहुंच गया, फिर 4 दिन बाद वो रिटर्न 50 रुपए में आ गया, तो लोगों को भरोसा उड़ जाएगा ना मार्केट से, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट चाहता है कि अनसर्टेनिटी इकोनॉमी से रिड्यूस हो जाए। तो हमारा तो बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो 1-2 पीस खरीदेंगे, 100 का क्या 300 में भी खरीदे। दुकानदार के हिसाब से सोचो, दुकानदार के हिसाब से सोच के देखो, वो क्या उस बिजनेस को करना चाहेगा? कभी भी कभी भी नहीं करना चाहेगा, है ना। क्योंकि 100 में खरीदा, कल 300 हो गया, वो सोचा और बढ़ेगा, 300 में और खरीद लिया, अगले दिन 50 हो गया, है ना। तो बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस। हैवी फ्लक्चुएशन, छोटा मोटा फ्लक्चुएशन तो होगा ही, जैसे अभी भी हो रहा है, प्राइसेस आए दिन बढ़ते हैं कम होते हैं, वो छोटा मोटा फ्लक्चुएशन है, वो तो होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन होता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बजट का ऑब्जेक्टिव होता है जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, जो वो एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जैसे कि रेलवे और भी जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारा का मैनेजमेंट करना। बजट में वो सारे पॉइंट्स रहते हैं जो इसका मैनेजमेंट के ऊपर रिलेटेड होता है, ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्पेशली नेचुरल मोनोपोलीज। नेचुरल मोनोपोली क्या होता है? हाँ, वो तो मोनोपोली हुआ। नेचुरल मोनोपोली क्या हुआ? वो अपने आप मोनोपोली बन गया, वो, और वो गवर्नमेंट उसमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, लेकिन वो अपने आप मोनोपोली बन गया। जैसे रेलवे, क्या कोई चाह के अपना ट्रेन चला सकता है? पॉसिबल है? अंबानी भी नहीं चला पाएगा, इंडिया का रिचेस्ट है तो वो भी नहीं चला पाएगा। अपना खुद का ट्रैक बिछा के अपना खुद का पूरा ट्रेन वो भी नहीं चला पाएगा। अपना खुद का सारा रेलवे स्टेशन बनाएगा वो खुद, वो भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो क्या है, एक रेलवे क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ नेचुरल मोनोपोली, ठीक है। कोई चाह के भी उस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है और इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी है, कोई चाह के भी उस बिजनेस में एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन अ सिंगल फर्म can produce goods and services at a cost which is lower than that of many competing firms, ठीक है। कॉस्ट उसका क्या होगा? लोअर होगा बाकी लोगों के। क्यों कॉस्ट लोअर होगा?
बिकॉज उसके पास कुछ एक एडिशनल एडवांटेज है। जैसे रेलवे 1000 रुपए 500 रुपए में तुमको यहाँ से दिल्ली पहुंचा देता है, और कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तुमको पहुंचा पाएगा? कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंचा, चाहे वो रोड हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई तुमको नहीं। क्यों? 500 रुपए में कैसे पहुंचा दे रहा है? खर्चा देखो एक ट्रेन चलाने के पीछे, इतना तो ट्रैक लगाया पहली बात, इतना इलेक्ट्रिसिटी लगाया पहली बात, इतना बड़ा ट्रेन बनवाया, ड्राइवर वाइवर ये वो करके जो जो सबको रखा, इतना सारा स्टेशन बनवाया, उसके बाद जाके तुम यहां से दिल्ली पहुंच पाए आराम से, है ना? वो भी कितने रुपए में? सिर्फ 500 रुपए। ठीक है, वो क्या नहीं है, नेचुरल मोनोपोली नहीं है, वो एक इतना कम प्राइस में प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है जो कि कोई और कर ही नहीं सकता, है ना? उसके बाद और क्या पढ़े थे हम लोग? इकोनॉमिक ग्रोथ। बजट का ऑब्जेक्टिव तो होगा इकोनॉमिक का ग्रोथ करना, उसी हिसाब से बजट बनाया जाएगा जिसमें इकोनॉमी का क्या हो? ग्रोथ हो, है ना? ये क्लास किए थे पल्लवी? पहले ये वाला नहीं किए हो? क्यों नहीं किए सर? क्यों? तो उस टाइम गए थे ना मदन, ठीक है, संचिता, और कौन नहीं किया है क्लास? क्यों? सूरज कहाँ घूम रहे थे इतना दिन से? दिल्ली में क्लास कर रहे थे? नहीं कर रहे थे? नहीं क्यों? मन उड़ गया पढ़ाई से, मोह माया सब, है ना? नहीं है, मोह माया नहीं है। अच्छा, बस एक ही दो क्लास किए हो या एक दो नहीं किए हो? हाँ हाँ, अच्छा, टोटल 3 क्लास मिस हुआ है ना? ठीक। और बाकी लोग कौन नहीं किया है? क्यों? संडे था, आप संडे को लिए, हम आपकी गलती है ना? है ना पल्लवी? संडे को नहीं लेना चाहिए था क्लास, संडे को लिए, आपकी गलती, हम क्यों करें? अच्छा, ये संडे नहीं, 2 संडे पहले का बात है। तो ऐप में तो आ गया था संचिता, ओके, ऐप में तो आ गया था क्लास। ठीक है, जो नहीं किए हो क्लास आज कर लेना है क्लास, ठीक है? आज का क्लास पूरा समझ में आएगा, ऐसा नहीं है नहीं समझ में आएगा, ठीक है? आज का क्लास आराम से समझ में आएगा, लेकिन पुराना क्लास करना है घर जाके, क्योंकि उसमें हम बहुत सारा और डिटेल में डिस्कशन किए हैं। वो कैसे बजट आता है, कौन बनाता है, क्या क्या होता है, पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है? जो आज, हाँ, मतलब ज्यादा बुरा हालत है ना? चलो, तो वो क्लास को कर लेना है, पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ था, आज फिर से डिस्कस कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? चलते हैं हम लोग आगे। नहीं हो तुम इकोनॉमिक ग्रुप में? ठीक। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। क्या होता है रीजनल डिस्पैरिटीज? मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया मान लो डेवलप हो रहा है और कोई एरिया डेवलप ही नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो रीजनल डिस्पैरिटी है। पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना, सारे प्रोजेक्ट्स उस एरिया में लेके आना और बाकी एरिया में डेवलपमेंट ना करना, वो रीजनल डिस्पैरिटी है। तो गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो इसी हिसाब से बनाया जाता है कि ये रीजनल डिस्पैरिटीज को क्या कर सके? रिड्यूस कर सके, है ना? मतलब वो एरिया को प्रमोट करता है जिस एरिया में कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है या कोई फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता, वहां पे कुछ ऐसा स्कीम लेके आता है गवर्नमेंट, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, किए थे ना डिस्कस, एरा लिखा हुआ भी है SEZ, ठीक है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डिस्कशन किया था। गवर्नमेंट क्या करता है, मान लो कोई एक एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो एरिया में क्या करता है, उसको SEZ घोषित कर देता है, ठीक है? जब उसको SEZ डिक्लेयर कर देगा, SEZ में क्या होता है, टैक्स नहीं लगता कुछ भी, जीरो टैक्स, जैसे ब्रिटिशर्स करते थे, याद है? फ्री में रॉ मटेरियल ले जाते थे विदाउट टैक्स और फिनिश गुड्स बना के लेके आते थे विदाउट टैक्स। वैसा एक एरिया क्रिएट कर दिया गवर्नमेंट इंडिया के अंदर ही, जिसका नाम दे दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर तुम इस एरिया में फैक्ट्री लगाते हो तो तुमको कोई भी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है? ऑब्वियसली सारे इंडस्ट्री कहां भागेंगे? वहीं भागेंगे, है ना? हर कोई क्या करता है अब वहां पे
भागना शुरू कर देता है, ठीक है। या मान लो एसईजेड नहीं भी करता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, अपना खुद का एक बड़ा प्रोजेक्ट ले आएगा वहां वो एरिया में। अगर कोई एरिया में डेवलपमेंट नहीं है और गवर्नमेंट को लगता है ये एरिया को डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, वो एरिया में अपना खुद का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले आएगा, जिसके वजह से क्या होगा, और बाकी एरिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर हम बरगढ़ की बात करें तो बरगढ़ में कहां पे हुआ है ऐसा, एसीसी। एसीसी तो चलो प्राइवेट का है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया, कहां पे बनाया, उसके सामने हैंडलूम कॉलेज बनाया, उसके बगल में साइंस पार्क बनाया। ये तीनों चीज एक ही एरिया में क्यों किया, क्योंकि गवर्नमेंट को वो एरिया को क्या करना था, डेवलप करना था। अब देखो वो एरिया में डेवलपमेंट आना शुरू हो गया, धीरे धीरे और भी बिजनेस आना शुरू हो गया, लोग घर द्वार बनाने लग गए। पहले वो एरिया ऐसे खाली पड़ा था, पूरा कुछ भी नहीं था वो एरिया में, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट वहां पे 2-3 प्रोजेक्ट लेके आ, गवर्नमेंट चाहता तो यहाँ क्या टाउन में नहीं बना सकता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना सकता था या नहीं सकता था, गवर्नमेंट के पास क्या जगह नहीं है, बहुत जगह है गवर्नमेंट के पास तो। लेकिन अगर वो ये एरिया में बनाता तो सारा इकोनॉमिक एडवांटेज हमारे एरिया वाले को ही मिल जाता, ठीक है। बाकी एरिया का क्या, तो इसीलिए बाकी एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या किया, ये सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं हमेशा वो टाउन के आउटर में आते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है टाउन को बड़ा करना। जैसे जैसे एरिया बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे अपने आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता जाएगा। जितना वो कंजेस्टेड एरिया में रहेगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या किया, इतना दूर में ले जाके एक प्रोजेक्ट किया जिससे कि वो एरिया का डेवलपमेंट शुरू हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के ये सारा जो पॉलिसीज होता है ये सब कहाँ लिखा जाता है, बजट के अंदर में लिखा जाता है और पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया जाता है। तो क्या बजट के अंदर लिखा गया था बरगढ़ में एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनेगा, क्या बजट के अंदर ऐसा लिखे थे, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा हाँ हाँ बरगढ़ में बनना चाहिए, ओके, ऐसा ऐसा कभी भी नहीं होता। गवर्नमेंट का बजट में क्या होता है, एलोकेशन होता है फंड का, ठीक है। फंड एलोकेट हो गया, इतना रुपए हेल्थ सेक्टर को एलोकेट हो गया, ठीक है। ये बजट में डिस्कस होता है कि आउट ऑफ इतना लाख करोड़, 1 लाख करोड़ हम लोग क्या करेंगे हेल्थ सेक्टर में खर्चा करेंगे, ठीक है। अब वो जब उसका फिर डिटेल बनेगा, डिस्कशन जो होगा वो फिर बाद में होता रहेगा। उसके बाद फिर वो सारे फंड्स अलग अलग स्टेट के पास जाएगा, हर स्टेट वाला अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को देगा फंड्स। हर डिस्ट्रिक्ट में तो हॉस्पिटल चाहिए जरूर, क्या पूरा ऑल ओवर इंडिया में बरगढ़ में एक हॉस्पिटल बनना था, लाखों हॉस्पिटल बना, तो हर एरिया को डेवलपमेंट करना था, तो हर एरिया के हिसाब से अलग अलग फंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम आज का नया टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ बजट। कंपोनेंट ऑफ बजट, बजट का 2 कंपोनेंट, एक रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में डिफरेंस पता है क्या होता है, रेवेन्यू और क्या होता है कैपिटल। रेवेन्यू क्या होता है, इनकम होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इनकम होता है। कैपिटल को थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो रहता है, जैसे मशीन में कुछ एक्सपेंसिव हो उसको रेवेन्यू। अच्छा तुम्हारा बिजनेस है, अगर तुम 12th में आ गए अकाउंट्स पढ़ते हो, हाँ 11th में पढ़े होगे ये, लेकिन मुझे डाउट है कोविड था तो, लेकिन पढ़े होगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तुम्हारा बिजनेस है, बिजनेस में बोलूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैसे डिस्टिंग्विश करते हो, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इधर कौन बताएगा, दिया, ख्याति, लक्ष्मी, मदन, मोनालिसा, पलक, रिद्धि, रौनक, सागरिका, संचिता, सोनू, सुजाता। कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, एक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है। छोटा मोटा होगा तो रेवेन्यू, छोटा मोटा मतलब कितना तक, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अच्छा अगर किसी को 50 लाख सैलरी देंगे तो कैपिटल, फिर छोटा मोटा का मतलब नहीं समझा मैं। हाँ ठीक है, डे टू डे खर्चा जो है वो रेवेन्यू। मेरा एसी खराब हो गया था, मैं एसी ठीक कराया, ये तो डे टू डे खर्चा नहीं है। मान लो एसी खराब हो गया था, मैं एसी ठीक करवाया, ठीक है, ये तो डे टू डे खर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होगा, वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 11th के बच्चे जा रहे हैं, उनको बुलाएंगे तो वो लोग बता देंगे। सोनू, मदन, गलत, सोनू। हाँ मैं समझ गया, सैलरी वेजेस तो ठीक है, लेकिन हमको डेफिनेशन चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। आता होगा वो लोग को, चले गए लेकिन आता होगा वो लोग को, ठीक है। क्योंकि क्लास जब तुम 11th में
अराउंड 5-6 क्लास पढ़े होगे ना स्टार्टिंग का, उसी में तुमको पढ़ाया गया होगा, बेसिक में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ही रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस बताया गया होगा। सोनो, चलो ठीक है, वो फिर भी तुम्हारा डेफिनेशन ठीक है। रिद्धि, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस वो खर्चा, देखो ध्यान से सुनना, 11th में पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है तो ध्यान से सुनना है अभी, ठीक है। वो खर्चा जो किसी एसेट को क्रिएट करता है या किसी लाइबिलिटी को क्रिएट करता है, एसेट और लाइबिलिटी के पोजीशन को अगर इंपैक्ट करता है, तो वो सारे खर्चे क्या होते हैं? कैपिटल के नेचर के होते हैं। मतलब डायरेक्टली वो खर्चा जो तुम कैपिटल बैलेंस शीट में ले जाते हो, और जो खर्चा तुम पीएल अकाउंट में डाल देते हो, वो खर्चा क्या होता है? रेवेन्यू खर्चा, ठीक है। जैसे मान लो मैं एसी को ठीक कराया, तो एसी को जो ठीक कराने का खर्चा है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लेकिन मैं एक नया एसी खरीदा, तो वो खर्चा कहां जाएगा? बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट में ऐड हो जाएगा। तो जो मैं एसी खरीदा वो एक्सपेंस क्या है? वो कैपिटल नेचर का है, वो मेरे लिए एक नया एसेट को क्रिएट किया, ठीक है। और वहीं पे जब मैं एसी को ठीक कराया, क्या कोई नया एसेट क्रिएट हुआ? कोई नया एसेट क्रिएट नहीं हुआ, सेम एसेट का खाली रिपेयर हुआ, ठीक है। तो वो कहां जाएगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम इसी प्रकार से डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा, उसको हम कैपिटल बोलेंगे। कोई बोलता है 1 साल से कम अगर बेनिफिट देगा तो हम उसको रेवेन्यू बोलेंगे। लेकिन एग्जैक्टली में ये डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई खर्चा किसी एसेट के एफिशिएंसी को बढ़ा देता है या उसके नंबर्स को बढ़ा देता है, तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर वो उसके एफिशिएंसी को ना बढ़ाए, एफिशिएंसी को मेंटेन करने का खर्चा है, तो हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। डिटेल में अभी आते जाएगा, एक एक करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला रेवेन्यू बजट, it deals with revenue aspects of government budget. It explain how revenue is generated or collected by the government and how it is allocated among various expenditure head. क्या धीरे धीरे क्या बात कर रहे हो? मतलब कुछ ऐसा टॉपिक है तो बताओ, मैं भी करूंगा बात, अगर नहीं है तो पढ़ते हैं फिर, है ना। चलो, रेवेन्यू बजट हैज 2 पार्ट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल बजट। It deals with the capital aspects of the government budget. It consists of capital receipts and capital expenditure. चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, तुम बताना रेवेन्यू में जाएगा या कैपिटल में जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड किया रेलवे को बेच देंगे, कैपिटल। क्यों कैपिटल बोले तुम लोग? क्योंकि गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाएगा बेचने से। गवर्नमेंट डिसाइड किया एक नया डैम बनाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? गवर्नमेंट का एसेट इंक्रीज होगा, ठीक है। गवर्नमेंट बोला लोगों को फ्री में राइस और कपड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे, रेवेन्यू अपने आप निकल रहा है ना। क्या रेवेन्यू होगा, क्या कैपिटल होगा? कहां से डिस्टिंग्विश कर रहे हो? डिस्टिंग्विश कैसे हो रहा है? अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो या तो एसेट और लाइबिलिटी के पोजीशन को इंपैक्ट करेगा, तो वो सारे खर्चे क्या हो जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल बजट का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई खर्चा जो हमारे एसेट या लाइबिलिटी पोजीशन को इंपैक्ट नहीं करता, वो कहां चला जाएगा? वो रेवेन्यू के अंदर में जाएगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रहा है लोगों से, किसका पार्ट होगा? रेवेन्यू का या कैपिटल का? गवर्नमेंट मेरे से इनकम टैक्स लिया 1 लाख रुपया, ठीक है। अब बताओ रेवेन्यू या कैपिटल? लक्ष्मी, इधर कौन बताओ, इधर वालों, ऑनलाइन वालों फटाफट बोलो। गवर्नमेंट मेरे से 1 लाख रुपए टैक्स कलेक्शन किया, रेवेन्यू वाला पार्ट में जाएगा या कैपिटल वाला पार्ट में जाएगा? लक्ष्मी, ठीक है। इधर क्या बोल रहे हो सब? सब रेवेन्यू फाइनल। कैपिटल? क्यों कैपिटल? कैश इंक्रीज हुआ, कैश तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा ही हमेशा। सैलरी पेमेंट करते हो तो भी कैश डिक्रीज होता है, ठीक है। क्या गवर्नमेंट का कोई नया एसेट बना? मेरे से 1 लाख रुपए टैक्स लिया तो कोई नया एसेट क्रिएट हुआ गवर्नमेंट का? नहीं हुआ। गवर्नमेंट का कोई नया लाइबिलिटी क्रिएट हुआ? नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट का रेगुलर रिसीट है, हर साल वो टैक्स कलेक्शन करता है, ठीक है। वो कहां जाएगा? रेवेन्यू के अंदर में जाएगा, ठीक है। चलो, the component of budget can also be categorized according to receipts and expenditure on the basis of broad component budget, receipts and budget expenditure, ठीक है। अब देखना 4 चीज आएगा टोटल डिस्कशन में, वो चारों को समझने के बाद काम खत्म। रेवेन्यू के अंदर 2 पार्ट, रिसीट्स
एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल के अंदर दो पार्ट, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमको ये चारों टर्म्स को समझना है सही तरीके से। चारों टर्म समझ में आएगा तो हमारा आगे का काम हो पाएगा। अगर ये चारों टर्म समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत है। किसको हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, किसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, किसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं, किसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला रिसीट साइड का बात करते हैं, जिसमें दो प्रकार का रिसीट होता है, एक रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, सबसे पहला रेवेन्यू। Revenue receipts refers to those receipts which neither creates any liability nor cause any reduction in the asset of the government। वो पैसा, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, रिसीप्ट हो रहा है, ठीक है, अगर पैसा मिलेगा, ठीक है, तो उससे नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, कोई नया लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगा, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट, कोई एसेट का रिडक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं हो रहा है और हमको पैसा मिल रहा है तो वो कहां जाएगा, रेवेन्यू रिसीट के अंदर में जाएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट को पैसा मिला, ठीक है, गवर्नमेंट अपना रेलवे को बेच दिया पूरा, और गवर्नमेंट को क्या मिला, पैसा मिला, ठीक है, पैसा तो मिलेगा, तो रिसीट तो हुआ, लेकिन क्या ये रेवेन्यू रिसीट है? क्यों? एसेट का रिडक्शन हो रहा है। यहां पे बोला है नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट, दोनों नहीं होना चाहिए, कोई नया लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होना चाहिए या फिर कोई एसेट गवर्नमेंट का रिड्यूस नहीं होना चाहिए। एसेट अगर रिड्यूस हो रहा है मतलब वो कहां चला जाएगा, वो कैपिटल का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नया लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, लोन लेके आया गवर्नमेंट, लोन लाने से भी पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उसके लिए एक नया लाइबिलिटी तो क्रिएट हो गया ना गवर्नमेंट के लिए, फ्यूचर में रीपे तो करना है, तो उस केस में भी इसको हम लोग रेवेन्यू रिसीट नहीं बोले। ठीक है, क्लियर है? दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर and the government receives them in the normal course of activities. The receipt is a revenue receipt if it satisfy following two essential condition। दोनों both condition को satisfy करना, एक condition करने से नहीं चलेगा, both condition। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई करने से काम हो जाएगा, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हम लोग उसको रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। क्या क्या है दो कंडीशन? सबसे पहला कंडीशन, द रिसीट मस्ट नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, कोई नया लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है द रिसीट मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन द एसेट, गवर्नमेंट का कोई भी एसेट डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये किसी काम का है नहीं। यहाँ पे फिलहाल इसमें कुछ कुछ और बनना था लेकिन वो गायब हो गया है, पता नहीं क्या एरर हुआ है। इसके साथ साथ और भी चीजें था जिसमें हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले थे, लेकिन ये बना नहीं है। ठीक है, ये आधा अधूरा है, तो इसको तुम लोग क्या करो, काट दो एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल्स देखना आप, एग्जाम्पल्स देखना। टैक्सेस लिवाइड बाय द गवर्नमेंट आर रेवेन्यू रिसीट्स एज दे डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी। However, any amount borrowed by the government is not a revenue receipt. It is causes an increase in the liability in terms of repayment of borrowing। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई लोन लेके आता है तो गवर्नमेंट का नया लाइबिलिटी क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डज नॉट कॉज एनी डिक्रीज इन एसेट। कब एसेट? रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज, डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अपना शेयर बेच दिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया, तो एसेट कम होने से हम लोग उसको क्या रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे? वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, वो कैपिटल रिसीट है। ठीक है, आर नॉट रेवेन्यू रिसीट एट लीड्स टू द रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का एसेट रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है यहां तक? चलो, अब टू सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट, एक टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट क्या क्या होता है? एक टैक्स के सोर्स से आता है, एक नॉन टैक्स के सोर्स से आता है। ऊपर आ जाते हैं टेबल में। बजट रिसीट के अंदर रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट के अंदर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, वैसे ही कैपिटल रिसीट्स के अंदर बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसीट्स। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये दो टर्म को पढ़ेंगे। एक है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। सबसे पहला टैक्स रेवेन्यू।
पलक, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसीट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगा रहा है और अदर ड्यूटीज लगा रहा है, उससे जो पैसा आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पब्लिक एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। गवर्नमेंट लाइबल नहीं है तुमको डायरेक्ट बेनिफिट देने का। तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं जीएसटी पे किया हूं तो मुझे अच्छा रोड चाहिए मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने एलईडी लाइट लगा हुआ नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैं टैक्स दिया हूं ना, है ना। क्या ऐसा कर सकते हो? पॉसिबल है ऐसा? नहीं है। तुम टैक्स तो दोगे, वो तुम्हारा काम है टैक्स देना, लेकिन गवर्नमेंट का ये, गवर्नमेंट की तरफ से ये मैंडेटरी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए कुछ अलग से डेवलपमेंट करेगा। गवर्नमेंट इन जनरल डेवलपमेंट करेगा, जिससे तुम्हारा फायदा होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं टैक्स दिया हूं, देखो मेरा टैक्स का पेपर है, मैं 1 लाख रुपए टैक्स दिया हूं, मेरे घर के सामने मेरे को पूरा साफ सुथरा रोड चाहिए, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो तुम डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट से कभी नहीं मांग सकते ये बोल के कि मैं तो टैक्स पेमेंट किया हूं, ठीक है। टैक्स पेमेंट करना तुम्हारा काम है। गवर्नमेंट उस टैक्स का क्या करता है वो गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। गवर्नमेंट जरूरी नहीं है तुम्हारे घर के सामने तुमको डायरेक्ट बेनिफिट दे उससे कुछ, ठीक है। गवर्नमेंट को तुम बोलोगे मुझे सस्ते दामों में ये चाहिए, पेट्रोल सस्ता चाहिए मुझे, मैं तो टैक्स दिया ना, दिया या नहीं दिया, दिया ना, फिर मुझे सस्ता दो, क्या पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से कभी भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मांग सकते ये बोल के कि हम लोगों ने तो टैक्स पेमेंट किया है, ठीक है। टैक्स पेमेंट करना हमारा काम है, हमको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमसे जैसे भी ले लेगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए काम करे ये जरूरी नहीं है, नहीं करेगा तो हम गवर्नमेंट से नहीं ले पाएंगे काम, ठीक है। चलो, टैक्स रेवेन्यू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस तुम डायरेक्टली देते हो गवर्नमेंट को, और इनडायरेक्ट मतलब दोस्त को देते हो वो दे देता है, जीएसटी। प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे? तुम नहीं देते टैक्स, तुम, वो किसी और के हाथों से जाता है ना। इनडायरेक्टली मीन्स कोई और पे करता है, जिस देता है, रौनक, ठीक है। और डायरेक्टली मतलब देखो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को एक एग्जांपल में समझते हैं, पहले भी शायद किए हुए हैं, समझे हुए हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्ट समझे ना, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कौन से चैप्टर में? चैप्टर जब हम नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, याद करो, इनडायरेक्ट टैक्स का ट्रीटमेंट जब समझ रहे थे तब हम लोग डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है समझे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे एक्सपेक्टेशन है आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, तो बेटर है हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर से एक बार डिस्कस कर ले। मान लो ये एक प्रोडक्ट है, मान लो ये एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। कंपनी इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, मान लो 10 रुपए में मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगा, ये कैडबरी वाला क्या करेगा, कंपनी क्या डायरेक्टली तुमको बेच देगा? नहीं बेचेगा। कैडबरी वाला किसको देगा प्रोडक्ट? होलसेलर को देगा। ये कंपनी है, ये क्या करता है, होलसेलर को 20 रुपए का दे देता है, ठीक है। 10 रुपए में बनाता है कैडबरी और 20 रुपए का किसको दे देता है? होलसेलर को दे देता है। होलसेलर क्या तुमको डायरेक्टली दे देगा? नहीं देगा। ये किसको देगा? रिटेलर को देगा, ठीक है। मान लो ये 25 रुपए का रिटेलर को दे देता, ठीक है। अब रिटेलर तुमको देगा डायरेक्टली कस्टमर को, मान लो 30 रुपए का कस्टमर को पड़ता है एक डेयरी मिल्क चॉकलेट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कितने में? 10 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग किया, 10 रुपए में कंपनी, 20 रुपए होलसेलर को दिया, 20 में 25 रुपए रिटेलर को, 25 से 30 रुपए कस्टमर को देना पड़ा, ठीक है। तुम जब ये 30 रुपीज दोगे, ये 30 रुपीज किसको मिलेगा? दुकानदार को मिलेगा। अच्छा, इस पे क्या होता है? टैक्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लो ये 10 रुपए में 2 रुपए टैक्स था, ठीक है। तो कंपनी टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। उसके बाद ये प्रोडक्ट कितने रुपए का पड़ा कंपनी को? 12 का पड़ा।
ठीक है, बेचा कितने में, 20 में, प्रॉफिट कितने का, 8 का। ये इस पे टैक्स दे देगा, मान लो ये इस पे 1 रुपए का टैक्स दे दिया, ठीक है। इसको कितने का पड़ा प्रोडक्ट, 21 का, बेचा कितने, 25 में, प्रॉफिट 4 रुपए। ये मान लो 1 रुपए का फिर टैक्स दे दिया, इसको कितने का पड़ा प्रोडक्ट, 26 का, बेचा कितने, 30 में, प्रॉफिट 4 रुपए, ठीक है। तुमको कितने का पड़ा प्रोडक्ट, 30, जिसमें 4 रुपए टैक्स इंक्लूडेड था या नहीं था, जब 2 रुपए ये पे किया, जब 1 रुपए ये पे किया, जब 1 रुपए ये पे किया, मतलब रियल प्राइस अगर देखोगे प्रोडक्ट का तो 26 रुपए था, 4 रुपए उसमें क्या था, जीएसटी था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये 4 रुपए तुम जब पे किए, क्या तुम गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पेमेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे। ये पैसा तुम किसको दे रहे हो, इसको, ये इसको, ये इसको, और ये फिर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, जिसमें से 1 रुपए गवर्नमेंट को कौन देगा, ये 1 रुपए डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगा, ये 1 रुपए गवर्नमेंट को देगा, और ये 2 रुपए गवर्नमेंट को देगा। लेकिन सबको ही लेंगे किससे पैसा, कस्टमर से। सारा पैसा कलेक्ट किससे किए, कस्टमर से। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिए, जितना रुपए टैक्स देना था उतना से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। तुमको लगेगा मैं तो कोई टैक्स नहीं दिया, लेकिन रियलिटी में तुम भी टैक्स दे रहे हो, ठीक है। लेकिन तुम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, तुम टैक्स किसको दे रहे हो, दुकानदार को दे रहे हो। दुकानदार क्या कर रहा है, वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दे रहा है तुम्हारे बिहाफ पे, ठीक है। तुमको पता भी नहीं चलता है, हम लोग जितना प्रोडक्ट खरीदते हैं हर में हम लोग कोई ना कोई टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। A to Z प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट में कोई ना कोई प्रकार का टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को देते ही देते हैं, ठीक है। तो इसी से गवर्नमेंट का मेन कलेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मान लो मुझे सैलरी मिला, मान लो मुझे सैलरी मिला, ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिलता है, मान लो 1 लाख रुपए का पर मंथ, 1 लाख रुपए का सैलरी मिलता है पर मंथ, साल का 12 लाख रुपए सैलरी हो गया, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, खुद डायरेक्टली पे करूंगा गवर्नमेंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम लोग इनकम के ऊपर पे करते हैं, मेरा जितना कमाई होगा मैं अपने कमाई के ऊपर पे करूंगा, ठीक है। और मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करूंगा, मैं किसी दुकानदार को नहीं दूंगा, दुकानदार मेरे बिहाफ पे जमा नहीं करेगा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, गवर्नमेंट को पास जमा करवा दूंगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। तो 2 प्रकार का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब डिस्टिंग्विश कैसे करना होता है, डायरेक्ट टैक्स में जो आदमी पे कर रहा है उसी आदमी का खर्चा है, वो है या नहीं है। जो आदमी गवर्नमेंट को पे कर रहा है तुम्हारा ही खर्चा है वो, तुम अगर गवर्नमेंट को पे कर रहे हो तो तुम्हारा खर्चा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जो आदमी गवर्नमेंट को पे कर रहा है वो उसका खर्चा नहीं है, वो किससे लेके दे रहा है, कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को दे रहा है। मतलब वो कौन है, वो एक सिर्फ मिडिल मैन है जो कस्टमर से टैक्स लेगा और गवर्नमेंट को दे देगा। तो पेयर जो पे कर रहा है और जिसका बर्डन है वो दोनों अलग अलग आदमी होते हैं इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। पेयर कौन होता है टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का, दुकानदार। और किसके ऊपर बर्डन होता है, कस्टमर के ऊपर, कस्टमर को अपने पॉकेट से देना पड़ता है, ठीक है। तो कस्टमर का खर्चा है और दुकानदार क्या है, मिडिल मैन है पेमेंट के लिए। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के केस में हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं। मतलब पेयर और बर्डन दोनों किसका होता है, एक ही आदमी का होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जो हम लोग इनकम टैक्स, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और भी बहुत प्रकार का टैक्स होता है जो डायरेक्ट होता है, जैसे प्रोफेशनल टैक्स होता है। उसके बाद और भी बहुत प्रकार का, जैसे वेल्थ टैक्स पहले था 2012 तक, 12 के बाद एबॉलिश हो गया वेल्थ टैक्स। और भी ऐसा बहुत प्रकार का टैक्स है जो हम लोग पे करते हैं, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जरूरी नहीं सिर्फ गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वैट था, सर्विस टैक्स था, उसके बाद कस्टम ड्यूटी है, ऐसा करके और भी हजारों प्रकार का टैक्स है, ठीक है। तो जो टैक्स हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं और वो हमारा ही खर्चा होता है, वो हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। टोल टैक्स भी है, वो डायरेक्ट नेचर का, ठीक है। चलो एक सेकंड, हाँ होल्ड करना।
ठीक है, चलो क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, ध्यान से 5 मिनट बाकी है, ध्यान से सुन लो। डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू टैक्स विच आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, एंड कंपनीज एंड आर पेड डायरेक्टली बाय देम टू द गवर्नमेंट। डायरेक्टली हम लोग पे करते हैं। द लाइबिलिटी टू पे एंड एक्चुअल बर्डन, पेमेंट करने का लाइबिलिटी और एक्चुअल बर्डन दोनों किसका होता है, टैक्स पेयर का ही होता है, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेट ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ, लगता है बहुत सारा अलग अलग कंट्रीज में और भी होता है, जैसे इनहेरिटेंस टैक्स होता है, अपने यहाँ नहीं होता, चाइना में होता है, ठीक है। चाइना में इनहेरिटेंस टैक्स होता है। जैसे अभी रिसेंट अगर एग्जांपल, जैसे क्या होता है इनहेरिटेंस, मतलब मेरे फादर का बहुत प्रॉपर्टी था, ठीक है, अगर वो इनहेरिट हो गया, ठीक है, मान लो किसी वजह से, मतलब एक रिलेशन, मान लो है फादर सन का एक रिलेशन है, एक फादर है उसका सन है, ये मान लो 100 करोड़ का प्रॉपर्टी था इसके पास, ठीक है, इसका डेथ हो गया तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, बेटा के पास जाएगा सारा प्रॉपर्टी, तो बेटा को इस पे टैक्स देना पड़ेगा। जब बेटा इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी, मतलब गवर्नमेंट बोलता है ये तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है, जब तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है तो तुमको टैक्स देने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसमें गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 50% टैक्स ले जाता है, ठीक है। तो अगर सोच लो कोई प्रॉपर्टी फादर से सन को मिल रहा है तो उसमें बीच में गवर्नमेंट आधा उड़ा देगा, ठीक है। रिसेंट एग्जांपल है सैमसंग का। सैमसंग कंपनी का जो ओनर था, रियल ओनर, उसका डेथ हुआ अभी 3 मंथ्स पहले, तो वो चाइना में बहुत ही बड़ा रिचेस्ट पर्सन था ऑलमोस्ट, ठीक है। जब इनहेरिटेंस टैक्स लगा उसके ऊपर तो वो रिचेस्ट से कितना नीचे पहुंच गया एक बार में उसका बेटा, ठीक है, 50% गवर्नमेंट ले गया एक बार में, है ना। वो मरा तो सारा प्रॉपर्टी किसका, बेटे का। जब बेटे को इनहेरिट हुआ प्रॉपर्टी तो 50% टैक्स में चला गया, ठीक है, गवर्नमेंट ले गया 50%, बेटे को कितना मिला, सिर्फ 50% ही मिला, ठीक है। इंडिया में है ही नहीं, इंडिया में है ही नहीं, इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में नहीं है, ठीक है। चलो इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू दोज टैक्स which affect the income and property of the individual and companies through their consumption expenditure. The liability to pay the tax and actual burden of the tax lie on different person. दो अलग अलग आदमी के ऊपर लाइबिलिटी और पेमेंट का और एक्चुअल बर्डन क्या होता है, अलग अलग लोगों के ऊपर होता है, ठीक है। द बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, हम किसी और के ऊपर ये बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। बर्डन जो है का दुकानदार के, होलसेलर किसके ऊपर शिफ्ट किया, रिटेलर के ऊपर, रिटेलर किसके ऊपर शिफ्ट किया, कस्टमर के ऊपर। लेकिन क्या इनकम टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते इनकम टैक्स का बर्डन, ठीक है। एग्जांपल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, उसके बाद वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। तो कितने प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स, लक्ष्मी वो तो डायरेक्ट टैक्स का है ना, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम लोग कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो बाय बाय। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, रुक जाओ 2 मिनट, सुन लो। कुछ टॉपिक्स है मनी एंड बैंकिंग का जो स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है ना, एक दो छोटा ऐसा एक्स्ट्रा टॉपिक्स है मनी एंड बैंकिंग का जो स्कूल में पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। उसमें से मैक्सिमम पार्ट आउट ऑफ सिलेबस है, सिर्फ 1 या 2 छोटा टॉपिक है जो इन सिलेबस है, वो अपने क्या करेंगे, एक अलग से क्लास लेके मनी एंड बैंकिंग का जो भी पढ़ाए हैं स्कूल में हम सारा को कवर कर लेंगे, ठीक है। अलग से कर लेंगे क्लास, तो जिसके स्कूल में पढ़ाए होंगे वो लोग खाली उसको अटेंड कर लेना, जिसके स्कूल में नहीं पढ़ाए होंगे वो लोग आराम से छुट्टी बनाना एक दिन, ठीक है। चलो, अरे वो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है 3-4, वो पढ़ा दिए हैं स्कूल, ठीक है। आज स्कूल का क्लास करोगे तो पता चलेगा। जा रहे हो क्या, ठीक, क्या छुट्टी ले लोगे मतलब, हाँ ऑब्वियसली। संचिता आराम से, डोंट वरी, ठीक है, उसका टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। चलो तो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय। क्या बोलो।